वायरल हिट एपिसोड 34 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने दूसरे चैनल पे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू के बारे में बताया है। इसके बाद उस चैनल पे वीडियो आने वाला है स्पेशली क्यों भूमि हॉबिन से प्यार करती है, क्या वो सच्ची में प्यार करती है या फिर ये सब कुछ फेक है, उस बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन का एक नया ओपोनेंट के साथ सामना होता है। वो और कोई नहीं, रफ एंड रेडी चैनल से जियो जिसू है। अब हॉबिन की टीम और सियोनजुन की टीम आपस में भिड़ने वाले हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सबको आमने सामने देखते हैं, सब कोई एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी सियोनजुन सामने देखते हुए कहता है, तो तुम फाइट करना चाहते हो? हॉबिन कहता है, डोंट वरी सियोनजुन, मैं सबसे पहले तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, धीरे धीरे ऊपर आऊंगा, फिर तुम्हारे पास आऊंगा, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं जल्दी ही तुम तक पहुंचने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, रात में हम देखते हैं जीसू को बात करते हुए फोन पर। वो कहने लगता है, हाँ, मैंने उसका काम खत्म कर दिया है। वैसे उसे मैंने उसके घर पे ही पकड़ा है। लगता है कि उस लड़की को पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसीलिए वो भाग गई। हम देखते हैं उसके नीचे और कोई नहीं, सैन जियोंग है। उसकी हालत उसने खराब कर दिया है। सियोनजुन उसे बताता है, गुड जॉब जिसू, वैसे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वो पुलिस कंप्लेंट बिल्कुल नहीं कर पाएगा, पर हाँ, पूरी जिंदगी के लिए उसे पछताना जरूर पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हॉबिन शायद तुम्हें कॉल आउट करने वाला है, क्या तुम ठीक रहोगे? ये सुन के वो कहता है, अरे जो उसकी मर्जी वो करे, पर तुम्हें तो पता ही है वो शायद बाकी सारे यूट्यूबर्स को कॉल आउट कर सकता है, पर मुझसे वैसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो फोन रखता है और वहीं पे सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम हॉबिन के घर में देखते हैं। हॉबिन बैठा हुआ है, उसी के बारे में सोच रहा है, मतलब जीसू के बारे में, उसके अटैक के बारे में सोच रहा है। वो थोड़ा सा डरता है और सोचने लगता है, आई वंडर क्या मैं उसे हरा पाऊंगा? तभी हमें आवाज सुनाई देता है। इसके साथ शायद एक वीक बंदा भी द माइटी को टेक डाउन कर सकता है, और हम और कोई नहीं बल्कि सैम दैक को देखते हैं। वो कहता है, जियो जिसू एक तरह का मार्शल आर्ट है जिसमें कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे जॉइंट्स पर अटैक करता है। यह तक कि ये मार्शल आर्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसे पूरी दुनिया लगभग जानती है। पर हाँ, तुम्हें सबसे पहले जो सीखना होगा, तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। और तभी हम हॉबिन को देखते हैं जो कि अपना सर जमीन पे मार रहा होता है और सोचता है, नहीं, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ। सैम दैक कहता है, जिस मोमेंट पर तुम्हारा ओपोनेंट तुमको पकड़ लेगा उसी मोमेंट तुम हार जाओगे। हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए जिसके वजह से तुम्हारा लाइफ ही बदल जाए, क्योंकि उस वक्त तुमको ऐसे ऐसे इंजरीज मिलेंगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। हॉबिन को देखते हैं, वो अभी भी प्रैक्टिस करे जा रहा है, अपना सर जमीन पे मारे जा रहा है और बार बार अपने आप से कहने लगता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी देखते हैं वो क्रॉस आर्म करता है, अपनी मॉम के बारे में सोचता है और फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम तभी स्नैपर को देखते हैं जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया था और सबको कहता है, एवरीवन अटेंशन प्लीज। उसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ देख के सब हैरान होते हैं और कहते हैं, वाओ, तुमने इतना सारा कुछ उनके लिए निकाल दिया। वो कहता है, बिल्कुल, वैसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहीं पे उन्हें पता चलता है कि रफ एंड रेडी चैनल के जो दो लोग हैं, दोनों भाई हैं, और ये देख के सब हैरान होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से जो बड़ा है वो ही छोटा है और जो छोटा दिखता है वो ही एक्चुअली बड़ा भाई है। ये सुन के किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। स्नैपर कहता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है कि हम उन्हें कॉल आउट नहीं कर सकते। हॉबिन कहता है, क्या? वो कहता है, चिंता मत करो, बता रहा हूँ। और तभी कहने लगता है, जो बड़े भाई है वो है 19 साल का जीसूजू, और जो छोटे भाई है वो है ह्योक्सुजू, 18 साल का है। वो भी हमारी तरह ही पहले लूजर्स थे, उनकी भी हालत बहुत ख़राब होते थे, उनको भी लोग बुली करा करते थे। ये सब कुछ एक्चुअली जीसू की पर्सनालिटी की वजह से था, क्योंकि वो कहीं भी कैसे भी होता था, सो जाता था, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था और इसीलिए लोग उसे मारा करते थे। पर एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया। हम देखते हैं दो भाई मार खाने के बाद बहुत ही बुरी हालत में रास्ते से जा रहे थे। उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब अब देख के तो समझ में ही नहीं आता कि यही वो दो भाई है जो कि हम अभी देखते हैं। छोटे भाई यानी ह्योक्सु कहता है, भाई हम लोग ऐसे ही नहीं रह सकते, हम लोगों को ताकतवर बनना होगा। और कितने दिन होगा कि हम लोग ऐसे पीटते रहेंगे भाई? मुझे लगता है कि तुम्हें भी वर्कआउट चालू कर देना चाहिए। जीसू कहता है, नहीं,
इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, मैं वैसा नहीं करना चाहता, पर मैं ऐसा कुछ ज़रूर करूँगा जो कि सोए हुए भी करा जा सकता है। ये सुन के योक्सु कहता है क्या ऐसा कुछ है? जीसू कहता है बिल्कुल बिल्कुल है। और तभी देखते हैं ऐसे ही उसका जिउजुत्सु ट्रेनिंग चालू होता है और वहीं पे वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलती है जो कि खुद उससे आके बात करती है और कहती है तो तुम हो जीसू, हम लोग अब लगभग रोज ही मिलने वाले हैं। तभी योल्गा पूछती है तो तुम कह रहे हो कि वो इतना ज़्यादा स्किल हुआ इसी वजह से? स्नैपर कहता है नहीं, उसके पास टैलेंट था, क्योंकि सिर्फ 2 सालों में इस बंदे ने पर्पल बेल्ट हासिल कर लिया था। वो एक प्रोडिजी था, क्योंकि बाकी लोगों को लगभग 3 से 4 साल लगते हैं एक पर्पल बेल्ट पाने के लिए, पर उसने अपने आप को सिर्फ 2 साल में पर्पल बेल्ट दिला दिया था। एनीवे, जब 2 साल के बाद उसने पर्पल बेल्ट हासिल कर लिया, नॉर्मल है कि वो बदला लेगा ही। और तभी हम जीसू को देखते हैं जो कि स्कूल में आके जिस बंदे ने उसे मारा था उस बंदे को अटैक करता है। वो बंदा उसे गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, छोड़ने के लिए कहने लगता है। पर तभी जीसू कुछ नोटिस करता है कि जो लोग थे वहाँ पे उसके स्कूल में वो उसे बहुत कूल बता रहे थे। ये देख के सब उसके लिए चीयर्स कर रहे थे। ये उसे बहुत बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। वो सोचता है क्या मैं और कूल। और इसी एनर्जी के साथ तभी हम देखते हैं वो उस बंदे का पैर ही पूरी तरह से तोड़ देता है। उसके बाद सारे लोग उसको चीयर करने लगते हैं और वो सोचता है शायद मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। वो पहले कैमरा से चीरता था क्योंकि उसे लगता था कि शायद इससे उसे ही प्रॉब्लम होगा। वो एक ऐसा लूजर था जो कि बुली हुआ करता था, पर जिउजुत्सु सीखने के बाद अपने ही बुली को कौन आखिर ऐसी स्टोरी को पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए जल्दी उसका एक वीडियो वायरल हो चुका था। और तभी हम दूसरे भाई को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। उसका भाई उससे पूछता भी है आखिर तुम्हारी हालत ऐसी कैसी है? वो कहता है मैं बल्किंग स्टेज में हूँ। और तभी देखते हैं यही से दोनों भाई लाइव स्ट्रीम करना चालू करते हैं, यूट्यूब में आना चालू करते हैं। ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं हॉबिन कहता है अगर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो भी हमारी तरह अच्छे इंसान है, हम लोग उसे कॉल आउट कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगा था कि एक जगह कंपनी के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो लोग बुरे हैं, पर ये तो अच्छा है। यह तक कि रूमी और योल्गा दोनों चिल्ला के कहने लगते हैं शायद सियोनजुन ने ही उनके साथ कुछ किया है, उनको मैनिपुलेट किया है, इसी वजह से वो लोग उसके साथ है। पर तभी स्नैपर कहता है नहीं रुको, स्टोरी अभी बहुत बाकी है। तुम लोगों को पता है हम उन्हें कॉल आउट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको पहले ही कॉल आउट कर दिया गया है। यहाँ तक कि इसकी वजह से उन्होंने माफ़ी भी मांगा था। ये सुन के वो लोग हैरान होकर पूछते हैं क्या? पर उनको किस लिए आखिर कॉल आउट किया गया था? वो कहता है ये। और तभी हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़की थी वो और जीसू मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो जब जाने के लिए पूछती है तब जीसू कहता है शायद मैं तुम्हें और एक टेक्निक सिखा सकता हूँ। पर वो घर जाना चाहती थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलना चाहती थी जो कि जीसू को मंजूर नहीं था। वो उसकी तरफ नज़र देता है और कहता है आ जाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो लड़की जाना चाहती थी पर उस वक्त उसने एक ऐसा क्राइम किया जो कि एकदम घिनौना था। उसने उसकी रेप कर दी थी। आई एम सॉरी अगर आप बच्चे हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये सुन के हॉबिन, स्नैपर, रूमी और यूल्गा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। स्नैपर कंटिन्यू करता है और कहता है पता है तुम लोगों को और सरप्राइजिंग क्या है? उसने क्राइम किया था जो कि ऑनलाइन में वेल डॉक्यूमेंटेड है, पर फिर भी अब वो लोग एक पॉपुलर स्ट्रीमर है। पता है इसके पीछे? और तभी उसकी बात काटते हुए मान के चिल्ला के कहने लगता है कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी अब भी यूट्यूब में रह सकता है? स्नैपर कहता है कुछ हुआ जिसकी वजह से लोगों ने अपना मन बदल लिया। वो लोग फिर से पॉपुलर हुए और अब उनके पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। क्या तुम लोगों को जानना है वो क्या है? शायद तुम लोगों ने सुना होगा। सब लोग हैरान होकर पूछते हैं क्या सुना है हमने? द डेब मर्डर केस। ये वो आदमी था जो कि पब्लिक को पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि इस बंदे ने एक स्टूडेंट को बुरी तरह से टॉर्चर करा और बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया था। तभी जब उसे ट्रायल के लिए ले जा रहे थे सब लोग बुरा भला कहने लगते हैं, चारों तरफ से उसे गाली देने लगते हैं। सब कहने लगते हैं उसे ऐसे ट्रायल के लिए मत ले जाओ, उसे मार डालो, वहीं पे मार डालो। पूरे एरिया में चारों तरफ लोग भरे हुए थे जो कि उसके खिलाफ थे, उसे मारना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे
बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे जो कि उसके खिलाफ आके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर पता है क्या, उनके व्यूअर्स बिल्कुल हैप्पी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो लोग बस फेक गुस्सा दिखा रहे थे। उनके व्यूअर्स बस उनके वीडियोस पे कमेंट करे जा रहे थे। जैसे कि एक बंदा जो कि पुलिस कार पर आके गुस्सा निकाल रहा था और लाइव करे जा रहा था, वीडियो बनाया जा रहा था, पर उसके सब्सक्राइबर्स को ये पता था। वो लोग उससे पूछे भी थे, तूने तो कहा था कि तू जाके उसको मार देगा, इस गाड़ी पर अपना गुस्सा क्यों निकल रहा है? सिर्फ एक नहीं, कई सारे यूट्यूबर्स थे जो कि ऐसे ही कर रहे थे। उनका गुस्सा बस फेक और फेक था। पर तब ऐसा कुछ हुआ जो कि सबकी नज़र खींच लिया, क्योंकि उसी जगह पर और एक क्रिमिनल ने एंट्री मारी थी और वो और कोई नहीं, जीसू था। पहले तो इस जगह पर उसे देख के लोगों ने उसको गाली बकना शुरू कर दिया था, पर लाइव स्ट्रीम पर उस जगह पर लाइव जो थे सब तब चौंक गए जब ये हुआ। और हम देखते हैं कि जीसू जाके उस बंदे की पैर को पूरी तरह से मोड़ देता है। ये इंसिडेंट इतना इंस्टेंटली हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। पर एक चीज़ हुआ जो कि वहाँ पे बहुत बहुत अलग था। सारे लोग जो कि उसके खिलाफ थे वो अब उसके पास आ रहे होते हैं। जो उसके अगेंस्ट थे वो उसके तरफ आके उसके लिए कमेंट करने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो अपने मॉम से कह रहे थे वो बहुत बड़ा हीरो है, मॉम मैं बड़े होके बिल्कुल इसकी तरह बनना चाहूँगा। और ऐसे सिर्फ इस एक इंसिडेंट ने एक इंसान जो कि एक गार्बेज था दुनिया के लिए, वो लोगों की नज़र में एक डिसेंट पर्सन बन गया। हाँ, अभी भी कुछ लोग कमेंट करे जा रहे थे, पर 90% लोग अब उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसकी तरफ थे। और ऐसे ही उसने पब्लिक का दिल फिर से जीत लिया। मानगी फिर से ये सुन के गुस्सा करने लगता है, कैसे लोग अपनी मन ऐसे बदल सकते हैं। स्नैपर उसे शांत कराता है और कहता है, मानगी ये बिलीव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसे ही काम करता है। तुम्हें पता है यूट्यूब में ऐसा पहले भी हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि एक बार गलती करते हैं पर फिर यूट्यूब में एक ऐसा वीडियो बना देते हैं जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं, लोग उन्हें आसानी से माफ़ कर भी देते हैं। पर पता है तुम्हें वो लोग क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि उनकी वीडियोस देखने में लोगों को मज़ा आता था। वो लोग जब अपनी ब्लैंक स्पेस छोड़ के आए, बहुत दिन बाद लोगों के सामने आए और माफ़ी मांगे, फिर लोगों ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। और फिर एक के बाद एक उन लोगों ने अपना कंटेंट छोड़ना चालू किया। और यही है हालत अब की यूट्यूब की। तभी हबीन बहुत ही सीरियस होकर कहता है, तो फिर मुझे बताओ कि उस विक्टिम का क्या हुआ? स्नैपर कहता है, वो तो अभी भी अपने उसी ट्रॉमा से गुजर रही है, अभी भी अकेली है। पर पता है तुम्हें, मुझे कुछ अजीब लगा, कुछ अजीब। हबीन कहता है, क्या अजीब? क्या? वो कहता है, जीसू वो तो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, उसका भाई भी नहीं है, उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? अब क्वेश्चन है, ये जो आइडिया था ये आखिर किसका आइडिया था? और तभी हम सियोनजुन को देखते हैं जो कि एक जंगल में है। और तभी कोई उससे पूछता है, सियोनजुन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब उस वक्त जब मैंने देव को टारगेट किया था तब हम लोग इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे और ना मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता था, तो फिर क्यों तुमने वो प्लान बनाया और मुझे उस पर अटैक करने दिया? ये सुन के सियोनजुन हंसता है और कहता है, मैंने वैसे तुम्हें हेल्प नहीं करा था, क्योंकि मैं क्यूरियस था कैसे लोगों को फूल बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, मुझे यही जानना था। सियोनजुन ये सुन के हंसता है और कहता है, एनीवे अब समय आ चुका है वॉर शुरू होने का। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को देखते हैं जो कि बैले डांस कर रहा था और मन में सोचने लगता है, प्लीज़ कोई मुझे मार दो, अभी मार दो, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बैले करना पड़ रहा है। पर तभी अपने मॉम की ह्यूमिलिएशन के बारे में सोचता है और सोचता है कि मैं कुछ भी करूँगा, जीतने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। हम उसकी पैर को मोड़ते हुए देखते हैं, वो बार बार कहने लगता है, मैं जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये फाइट तो मैं जीत के रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम 244 के तोते को देखते हैं जो कि कहता है, क्या तुमने सुना? वो अभी भी लाइव कर रहा है। वो यही कंफर्म करता है अपने सारे सब्सक्राइबर्स से, भीट एंड रफ एंड रेडी चैनल अब फाइट करने वाले हैं। और इससे भी मज़ेदार क्या है, आप लोगों को पता है, जो इस फाइट को हारेगा वो दूसरे की चैनल को मैनेज करेगा, जीतने वाला हारने वाले की चैनल को मैनेज करेगा। ये सुन के सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर वो मन में बस इतना ही सोचता है, उनको प्रमोट करना ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है। यहाँ तक कि सिर्फ वो नहीं, हम सियोनजुन को देखते हैं, वो भी ये इस बात को कंफर्म करता है और रफ एंड रेडी चैनल वर्सेस भीट चैनल का फाइट के बारे में अपने चैनल में लाइव में बताता है। बहुत ही अच्छे से कहता है, आई थिंक हॉबिन को इस बार जीतने में मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक जिउजुत्सु फाइटर से लड़ने जा रहा है। जो जीतेगा वो दूसरे की चैनल को मैनेज करेगा।
आई होप कि हॉबिन जीत जाए। हम उसे कार में देखते हैं, बहुत ही स्पीड से वो कहीं जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, रूमी को देखते हैं, वो भी सेम इस फाइट को प्रमोट करती है और कहती है जो जीतेगा वो दूसरे की चैनल को मैनेज करेगा, तो फिर तैयार रहो। सब लोग कमेंट करने लगते हैं कि हम लोग वेट नहीं कर सकते, कब आएगा ये। पर तभी वो कहती है आप लोगों को अब वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए एक स्पेशल कुछ तैयार किया है। स्पेशल मैच फॉर व्यूअर्स, बॉडी बिल्डर ह्योक्सुजू वर्सेस सिसिलियम चैंपियन मानगी वोंग। क्या आप लोगों को जानना नहीं है कि आखिर कौन स्ट्रॉन्ग है, जो कि जिम करता है और प्रोटीन पाउडर लेता है, या फिर जो कि सिसिलियम में चैंपियन है। हम लोग आर्म रेसलिंग से शुरू करेंगे। हम दोनों को आमने सामने देखते हैं, यानी मानगी और ह्योक्सु को आमने सामने देखते हैं, जो कि अब आर्म रेसलिंग के लिए तैयार होते हैं। स्नैपर मोबाइल में लड़ाई का लाइव सीन देख रहा था और कहता है चलो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे कि हमने प्लान किया था। उसके सामने हॉबिन को देखते हैं। वो कहता है हॉबिन, इस बार तुम डिफरेंट टाइप के फाइटर से लड़ रहे हो, सच में तुम्हें लगता है तुम उसे हरा पाओगे? हॉबिन कहता है बिल्कुल, मैं अब और डरता नहीं हूँ। तभी उसके सामने हम जिसुजू को देखते हैं। वो आते ही कहता है हाउ अनएक्सपेक्टेड, मुझे नहीं पता था मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। स्नैपर उसकी तरफ हॉबिन की तरफ देखता है और सोचता है हॉबिन कैसे तुम उसे हराओगे। हॉबिन को हम देखते हैं, वो अपने हाथों को क्लोज करता है। स्नैपर अभी भी सोच रहा है अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो पूरी जिंदगी तुम्हारी खराब हो जाएगी। और तभी हमें फिर से सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है, जो कि कहता है तुम्हारा ओपोनेंट अगर तुम्हारी हाथ को एक बार पकड़ लेगा तो समझो तुम हार चुके हो, या फिर वो तुम्हारी पैर को एक बार पकड़ लेगा तब भी तुम हार चुके हो। इसका मतलब तुम्हारे ओपोनेंट के साथ लड़ते वक्त तुमको यह ध्यान रखना होगा कि वो ना तुम्हारी हाथ को पकड़े और ना तुम्हारी पैर को, पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तुम्हारी हाथ को। और तभी हम देखते हैं हॉबिन ने अपने हाथ को ही बांध लिया था, क्रॉस आर्म करके रखा है। ये देख के स्नैपर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है अरे डम्बैस, तू कैसे ऐसे हराएगा किसी को? क्या इस फाइट को मजाक में ले रहा है तू? तुझे पता है ना कि अगर तू हार गया तो तेरे चैनल उसके पास चला जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर हॉबिन आगे जाता है और कहने लगता है चिंता मत करो, मुझे बस 3 सेकंड चाहिए, 3 सेकंड। सारे सब्सक्राइबर्स ये सुन के बहुत हैरान होते हैं, क्या 3 सेकंड? आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हॉबिन कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक जिu-जित्सु फाइटर को 3 सेकंड में कैसे हराया जाए। वो सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कमेंट आने लगता है क्या वो कह रहा है वो जिu-जित्सु फाइटर को हरा पाएगा, और सिर्फ वही नहीं 3 सेकंड के अंदर हरा पाएगा? कम ऑन जल्दी लड़ो, हमसे रहा नहीं जा रहा है। क्या हॉबिन सच में 3 सेकंड के अंदर उसे हरा पाएगा? क्या सच में वो अपनी चैनल को बचा पाएगा? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।